नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर के जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का हाल बताएंगे। आज आपको वहां पर राव राजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बहुत विनम्र स्वभाव है उनका और सबको साथ लेने की चलने की उनकी प्रवृत्ति है। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों से वास्ता भी नहीं रख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक नए चेहरे को छात्र राजनीति से आए सचिन पायलट के करीबी अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा है और ये यहाँ किसान समाज से आते हैं। जयपुर ग्रामीण में बहुत बड़ा इलाका जो है वो जाट बाहुल्य है और ऐसे में ये बहुत बड़ा चुनौती जो है कांग्रेस पार्टी दे सकती है बीजेपी को, राव राजेंद्र सिंह को। लेकिन क्या वाकई में राव राजेंद्र सिंह के लिए कोई परेशानी अनिल चोपड़ा खड़ी कर पा रहे हैं या फिर ये वन साइडेड गेम है? जैसे कि जयपुर शहर की सीट है, जयपुर शहर में प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे कांग्रेस के दमदार कद्दावर नेता ने भी एक तरह से मैदान छोड़ दिया है बीजेपी के कैंडिडेट मंजू शर्मा के सामने। तो जयपुर ग्रामीण में क्या हाल है? राव राजेंद्र सिंह की क्या स्थिति है? कांग्रेस के कैंडिडेट कितनी ताकत झोंक पा रहे हैं और क्या यहाँ का समीकरण वोटों का दोनों कैंडिडेट की किस्मत तय करने में बड़ी अहम भूमिका निभाए? समझने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस पार्टी से हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, विनय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार दोस्तों से जोड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रतिष्ठा यादव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है जयपुर ग्रामीण में इस वक्त? जो गणित है पूरा वो क्या बता रहा है प्रतिष्ठा जी? लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जयपुर ग्रामीण पर विजयी होगी और अच्छे मतों से विजयी होगी। ना केवल विजयी होगी बल्कि अच्छे मतों से विजयी होगी। ये पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर आप लोग भी घूम रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा और निश्चित रूप से लोगों ने मानस बना लिया है कांग्रेस के पक्ष में। 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे चुनाव के तो ये चीजें सबके सामने साफ हो जाएगी कि जयपुर ग्रामीण की जनता कांग्रेस के पक्ष में और इस देश को बचाने की मुहिम में कांग्रेस के साथ। कैसे हैं प्रतिष्ठा यादव जी? क्या इस वक्त जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जयपुर ग्रामीण के, उनके समर्थन में बड़े नेता कौन जुट रहे हैं रैली करने के लिए, प्रचार प्रसार, रोड शो के लिए? कोई बहुत ज्यादा ताकत पार्टी की दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, आप देखिए पायलट साहब लगे हुए हैं। कल कोटपुतली के अंदर सुखजिंदर सिंह जो हमारे रंधावा साहब जो हमारे प्रभारी हैं वो भी थे और दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए हैं, रावदान सिंह जी, सभी तमाम नेता तमाम लीडर साथ लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो मीना जी की जयपुर ग्रामीण की जनता उनके साथ लगी हुई है कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव के अंदर उनको विजय बनाने के लिए। ये एक बड़ी बात है जी। तो विधानसभा वार जब हम स्थिति को देखेंगे प्रतिष्ठा जी, तो कौन सी विधानसभा में आप मजबूत हैं और कहाँ कमजोर है ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले विनय जोशी जी के पास चलते हैं। जयपुर ग्रामीण का कुछ हिस्सा उनसे भी जुड़ा हुआ है। और विनय जी, इस वक्त जब आप देखते हैं स्थिति, तस्वीर कांग्रेस और बीजेपी की, दोनों कैंडिडेट को देखने के बाद दोनों कैंडिडेट को किस तरह से आंकते हैं आप? एक तरफ राव राजेंद्र सिंह है, अनुभवी हैं, पुराने हैं और जिस समाज को और जिस कुनबे को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह से विरासत जो राज परिवारों की है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर युवा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का और वो भी किसान वर्ग से है। तो छात्र राजनीति से पहली बार चुनाव लड़ने का प्लस माइनस दोनों होता है। ग्रामीण जयपुर में आपको तस्वीर क्या नजर आ रही है विनय जोशी जी? विनय जी नेटवर्क से कुछ दूर है। गुलाब बत्रा जी, दोनों कैंडिडेट को देखकर आपको आपका अनुभव क्या बता रहा है? देखिए, ये 2008 में जब परिसीमन हुआ था उसके बाद जयपुर ग्रामीण एक नया लोकसभा क्षेत्र की शुरुआत हुई थी और इसके पहले बैट्समैन जो है कांग्रेस के थे लालचंद कटारिया और वो केंद्र में मंत्री भी बने और आज विधि का विधान कहे या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उन्होंने पहला चुनाव जीता था और आप देखिए आज जो कैंडिडेट है भाजपा के राव राजेंद्र सिंह, वो उनके सामने मुकाबला किया था और केवल 52,000 वोटों से पराजित हुए थे। वो 52,000 थी उसमें, जबकि उसके बाद 2 चुनाव और हो गए जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और 2014 में भी वही जीते और 2019 में भी जीते और उन्होंने 3 लाख से अधिक की जीत दर्ज की थी।
तो उस हिसाब से अगर ये देखें तो ये एक नया परिसीमन क्षेत्र होते हुए जयपुर ग्रामीण शुरुआत निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी ने की, लेकिन और दबदबा जो है भाजपा ने इसको ये चीज अपने हाथ हथिया ली। और जो शुरुआत लालचंद कटारिया ने जो की थी, पहले बैट्समैन थे, आज वो भाजपा के साथ हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा क्षेत्र है वो भाजपा के प्रभुत्व वाली सीट कही जा सकती है। ये बात सही है कि जैसे आप शुरू में कहा, आपने भी कहा अपनी टिप्पणी में कि राव राजेंद्र सिंह पूर्ववर्ती जो विधानसभा थी पिछली वसुंधरा राजे के टाइम में, उस समय विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। और दुर्भाग्य ये रहा कि पिछली विधानसभा अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल की विधानसभा में उपाध्यक्ष कोई नहीं था, तो वो उपाध्यक्ष रहे, उसके साथ अनुभव भी। और विधानसभा में ऐसे बुद्धिजीवी और जिनके भाषण को पक्ष भी और पूरी ध्यानपूर्वक सुनता है, मीडिया भी उसको तवज्जो देता है, ऐसे अनुभवी राव राजेंद्र सिंह यार बहुत अध्ययनशील विधायक माने जाते हैं, इसमें कोई अब ये अलग बात है कि जो जातीय समीकरण है, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि जो जातीय समीकरण है वो कहीं जैसे जो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोटपुतली हो गया, विराटनगर हो गया, शाहपुरा हो गया, फुलेरा हो गया, झोटवाड़ा हो गया, आमेर हो गया, जम्मा रामगढ़ हो गया, बानसूर अलवर जिले का एक संसदीय क्षेत्र है। लेकिन अगर है जयपुर ग्रामीण परिसीमन में, लेकिन अगर क्षेत्र देखें हम, विराटनगर है शहरी क्षेत्र अधिक है, ग्रामीण क्षेत्र भी है इसका, लेकिन झोटवाड़ा जैसे यहाँ जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो केंद्र में मंत्री रहे, बाद में राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे भाजपा के, और अब भजनलाल मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। और जहाँ शाहपुरा अशोक बेनीवाल थे, कमला जी के पुत्र, वो आज भाजपा के साथ हैं। सारा जो इस तरह के आधिपत्य जो बना हुआ है वो निश्चित रूप से इस समय भाजपा के पक्ष में दिखाई देता है। आगे हालांकि ठीक है कि कांग्रेस प्रत्याशी नौजवान आदमी है, एनएसयूआई के नेशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनका एक अपना व्यक्तित्व है और उनका जातीय समीकरण भी आगे उनको मदद कर सकता है। लेकिन चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से कांग्रेस कहाँ ठहरेगी, जैसे बता रहे हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, प्रभारी रंधावा साहब, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बड़ा नेता न जयपुर शहर के लिए न जयपुर ग्रामीण विधानसभा ये लोकसभा क्षेत्र के लिए अभी प्रचार के लिए आए हैं। जी, वैसे में बहुत आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, और राव राजेंद्र सिंह के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं देख पा रहे हैं आप। हालांकि जिस समीकरण की आपने बात की, जातीय समीकरण की, अब वो जातीय समीकरण कहीं ना कहीं अनिल चोपड़ा के समर्थन में ज्यादा दिखता है, इस वक्त नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पर कटारिया जी जो हैं वो आ गए, बीजेपी में शामिल हो गए, तो जिन्होंने राव राजेंद्र सिंह को हराया था अब वो राव राजेंद्र सिंह को जिताने के लिए काम करेंगे। वैसे ही और बहुत सारे चेहरे हैं जो इस वक्त बीजेपी में हैं कांग्रेस को छोड़कर, तो ये भी कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। विनय जोशी जी, देखो, मैं तो शुरू से बात कर रहा था कि बड़े चुनाव के लिए बड़ा माहौल बनाना पड़ता है। जयपुर ग्रामीण की बात करें अपन, राव राजेंद्र सिंह तो पहले से मधुर व्यवहार के लिए जाना जाता है, जिसे आपने बताया भी कि बहुत सौम्य और बात करने में बहुत मधुर है और रिलेशन को तोड़ते नहीं, उनकी पहचान है। लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी की पहचान होना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है वातावरण की बात है, जो कांग्रेस को छोड़ के लोग जो बीजेपी में आए उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाए। कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया अभी तक जिसे लगे कि कांग्रेस बहुत सीरियस होकर जयपुर ग्रामीण के लिए चुनाव में लड़ रही है। वैसे कि जैसे औपचारिकता की लड़ रही है वैसे जयपुर ग्रामीण में लड़ रहा है। विनय जोशी जी, आपके आसपास जो बच्चे हैं प्लीज बोलें दूसरे कमरे में जाएं, क्योंकि आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस इस तरह चुनाव लड़ रही है औपचारिकता के लिए, जयपुर शहर हो चाहे जयपुर ग्रामीण हो, जिस दम के साथ चुनाव लड़ना चाहिए कम से कम उनको ये तो लड़ना चाहिए राजधानी से पूरे प्रदेश में मैसेज जाता है। वो संदेश देने के लिए, चुनावी संदेश देने के लिए अभी तक कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाए, जिससे लग रहा है कि सीरियस नहीं है कांग्रेस
हम सब जयपुर की दोनों लोकसभा सीट के लिए तो बीजेपी को आपको सा लग रहा है। फर्क इतना सा है कि जयपुर शहर की सीट के अंतर ज्यादा बड़ा होगा जीत का, और ग्रामीण का थोड़ा शहर से कम होगा बस। जी, प्रतिष्ठा यादव जी, आप जिन लोगों को सुन रही हैं उनका न्यूट्रल, कहीं ना कहीं एकदम निष्पक्ष ओपिनियन जो वो देखते हैं वो बताते हैं, और वो आपके लिए फायदेमंद होता है कि पार्टीज जो है वो एक तो अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेती है, एक एजेंसी से फीडबैक लेती है, और एक जर्नलिस्ट जो फील्ड में काम करते हैं उनसे दिन रात सुबह शाम फीडबैक लेते हैं आप। लेकिन वो फीडबैक लेने के बाद काम नहीं हो रहा, ऐसा आपको लगता है पार्टी के भीतर? क्योंकि ये बात सही है, ये बात हर लोकसभा के मंच से आ रही है कि जालोर सिरोही को छोड़ दें तो आप पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, ताकत नहीं लग रही है। वहां तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुटे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा ताकत सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा जी ने लगाई हुई ताकत की भाई उनकी मान साख का सवाल है। बाकी कहाँ लग रहे हैं? आपकी पूरी पार्टी क्या कर रही है? चुनाव औपचारिकता से कैसे लड़ सकती है देश की पुरानी पार्टी, विनय जोशी जी जैसे कह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से सबके अपने अपने व्यू होते हैं। अभी ये भी बोल रहे थे कि यहाँ जयपुर में कोई बड़ा नेता नहीं आया, जबकि यहाँ सोनिया जी और प्रियंका जी खुद जयपुर में आके गए हैं। तो ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है। कल अलवर के अंदर प्रियंका जी का रोड शो था, प्रियंका जी निरंतर आ रहे हैं और सभी नेता जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सिर्फ हमें आधा गिलास खाली और आधा भरा वाली बात है कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, ये हर व्यक्ति पर अपना है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम सबके भी कहीं ना कहीं हमारी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, वो किस पक्ष में है। कोई भी ऐसा निष्पक्ष कोई नहीं है कि जिसकी किसी पक्ष में कोई भी ओपिनियन नहीं हो। हर आदमी के एक चीज को देखकर सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि जनता का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। और ये मैं आप ये कह रही हूँ कि जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे उस दिन ये चीजें, इसका जवाब मिल जाएगा कि जयपुर ग्रामीण की जनता किसके साथ गई। क्योंकि देखिए, आज कोटपुतली की सभा लीजिए, जानसू के अंदर सभा हुई, तमाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारी भीड़ आ रही है और लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। किसान वर्ग है, हो सकता है अभी खेतों में बिजी है, लेकिन उसके बावजूद भी हर व्यक्ति, अगर हम जब जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी जयपुर ग्रामीण से ही आती हूँ, तो निश्चित रूप से लोगों ने इस बार मानक बना लिया कांग्रेस के पक्ष में, और इसका परिणाम 4 जून को साफ आएगा। इन चोपड़ा जो हमारे युवा प्रत्याशी हैं, और उनकी जो वर्किंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो जा रहे हैं। और ये इस बार का चुनाव केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव तो हम मानकर नहीं चल रहे, क्योंकि ये इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, इसमें बिल्कुल कतई संदेह नहीं है। और ये आम आदमी भी समझ चुका है कि अगर बीजेपी आई तो जो मीडियम क्लास है, मध्यम वर्ग है, वो निश्चित साफ कर देंगे उनको। या तो बिल्कुल गरीब होगा व्यक्ति और या अमीर होगा। केवल 2% 4% जो लोग हैं जिनके पास पूरे देश की पूंजी जमा है, आज इस चीज को आम आदमी कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है। महंगाई की जो जिस चरम सीमा तक इन लोगों ने पहुंचा दिया, और उसके लिए एक शब्द भी इनके मैनिफेस्टो में भी कहीं नजर नहीं आया कि महंगाई को कम करने के लिए कोई इनका कदम है। तो निश्चित रूप से इस चीज का जनता के जो मुद्दे हैं जिनसे जनता का जीवन इफेक्ट हो रहा है, उन मुद्दों का इफेक्ट जरूर, क्योंकि जनता भी समझती है कि लोकतंत्र के अंदर 5 साल में एक ही दिन मौका मिलता है जब जनता फैसला लेती है। उसके बाद तो जो जिसको चुन लिया जाता है, किसी भी आवेग में, भावावेश में, जिसमें भी कहिए, वो पूरे 5 साल तक अपने हिसाब से देश को चलाता है। तो इस बार जनता 10 साल के जो काम है उनका हिसाब करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और उन्होंने मानस बना लिया कि बीजेपी की कथनी और करनी के बीच के फर्क को, क्योंकि पहली बार जब कोई भी सत्ता में आता है तो हर व्यक्ति सोचता है कि ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसको देखा जाए, आजमाया जाए। 5 साल कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि नहीं, 5 साल और दिए जाए, हो सकता है कि 5 साल में समझने में लगा दिए, 5 साल करेंगे। लेकिन हर बार वो है ना कि ये शेर आया से ही नहीं काम चलेगा, उसको सत्य को भी देखना पड़ेगा। केवल दिखावा और ढोंग के बीच से पर्दा जरूर हटेगा, और इस बार का लोकसभा का चुनाव ये सिद्ध कर देगा। ये देख लीजिए, ओपिनियन पोल के अंदर भी इंडिया गठबंधन की अच्छी पोजीशन दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब दिखा रहे हैं ज्यादा ही कौन आएगा? शेर नहीं आएगा, कौन आएगा? एक तो आपने ये बता दिया कि शेर तो है मोदी, ये तो आपने तय कर दिया है कि शेर आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा। आप बता रही है कि मोदी शेर हैं,
लेकिन अगर मोदी शेर हैं तो फिर कौन आएगा सामने? मोदी नहीं आएगा, शेर नहीं आएगा, तो कौन आएगा सामने? सवाल ये है प्रतिष्ठा जी। इंडिया गठबंधन आएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। ये आप देख लेना, 4 जून के अंदर देश की जनता इस चीज का फैसला करेगी कि इंडिया गठबंधन आएगा और किसान और जो मध्यम वर्ग है उसको उसके हितों के लिए जो फैसला जनता लेगी वो आपको 4 तारीख को ही जाएगा, पूरे देश के सामने आ जाएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि जो जिस तरह का तांडव इन्होंने रचा है पिछले 10 साल के अंदर लोकतंत्र के खिलाफ, जिस तरह की धज्जियां उड़ाई गई लोकतंत्र की, संविधान के को बदलने के, इनका हम नहीं कहते, इनके खुद के नेता कहते हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें देश का संविधान बदलना चाहते हैं मोदी जी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। एक तरफ भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ जेल से निकालकर चौटाला परिवार के साथ हरियाणा में राज करते हैं, राज चलाते हैं, फिर अभी उनसे छोड़ के गोपाल कांडा जी के साथ में आ जाते हैं। तो ये इनका चरित्र है। जिस पर आरोप लगाया उनको मुख्यमंत्री जैसे पदों से नवाजा गया, बड़े बड़े पदों पर रखा गया। आप हेमंत शर्मा जी का उदाहरण सबके सामने, हेमंत शर्मा जी सॉरी, तो ये एग्जाम्पल है इनके कि इनकी कथनी और करनी के बीच के अंदर कितना फर्क है। ये जब तक किसी पर अकेले थोड़ी हैं हेमंत शर्मा, गुलाब बत्रा जी। 1 सेकेंड कि जितनी भी कंपनियों पर ईडी ने रेड डाली उसके तुरंत बाद उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदा। ये भी पूरे देश ने देखा है कि किस तरह का भ्रष्टाचार बीजेपी ने फैला रखा। जी, सवाल ये गुलाब बत्रा जी कि जो एक तो अपोजिशन ने ये मान लिया है कि शेर कौन है, जैसे कि यहाँ पर प्रतिष्ठा यादव भी कह रही हैं, वैसे भी हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं। माहौल बनाने का काम बीजेपी ने किया, कांग्रेस पार्टी माहौल नहीं बना पा रही, जैसा कि विनय जी बोल रहे थे, और प्रतिष्ठा जी का भी कहना है कि माहौल परिणामों में देखने को मिलेगा। तो क्या सीधे परिणाम का इंतजार करना चाहिए? गुलाब बत्रा जी, प्रतिष्ठा यादव जी कुछ बोलना चाह रही है, उसके बाद आप बोलेगा। जी प्रतिष्ठा जी बोलिए। जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप पता नहीं किस सेंस में इसको समझ गए। शेर आया एक गडरिये की कहानी है जो शोर मचाता है कि शेर आ गया। मैं वो उस अंदाज में कहती हूँ, शायद आप मेरी बात को ठीक से नहीं समझ पाए। अच्छा, आप उसको अलग दिशा में ले गए कि वो बार को सुना देता है कि शेर आ रहा है मेरे को खाने के लिए, लेकिन जब जाते हैं लोग तो कहते हैं मैं तो जांच करने के लिए बुला रहा था, फिर वापस बुला लेता है। मैं उस कहानी का यहाँ पर वर्णन कर रही थी, आप उसको शायद दूसरी दिशा में लेगा। आपने जिस संदर्भ में कहा है मैं उसी संदर्भ में समझती हूँ। शेर आए की कहानी बच्चों को डराने के लिए और उनको सुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, अब नहीं करनी है इस्तेमाल, क्योंकि अब शेर नहीं आ रहा है, आपका ये कहने का मतलब है। गुलाब बत्रा जी, चुनाव का जो माहौल बनता है उस माहौल में नेताओं का जो उत्साह और जोश होता है उसी से कैंडिडेट का चुनाव आगे बढ़ता है। जयपुर ग्रामीण में कैंडिडेट का चुनाव आगे बढ़ते हुए जब आप देख रहे हैं और दोनों कैंडिडेट्स का आत्मविश्वास देख रहे हैं, तो चुनावी माहौल आपको किसके पक्ष में दिख रहा है? अभी जैसे जोशी जी ने कहा माहौल वाली बात, आप भी उस बात को दोहरा रहे हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता की मैं इसलिए शाबाशी दूंगा कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ, जो इनका पार्टी का हाईकमान जिस ढंग से वो कहते हैं ना, एक लाउड स्पीकर होता है, उसके इको होता है, तो वो इको सिस्टम, तो उसके लिए मैं बहुत उनको साधुवाद देता हूँ कि बड़ी दृढ़ता के साथ उन चीजों को कार्य जो इनका पार्टी हाईकमान लगातार इस चीज को अभिव्यक्त करता रहा है। जहां तक माहौल वाली बात है, तो माहौल जो है जो बनेगा चुनाव की, जैसे अभी बात अभी उन्होंने जिक्र किया, वो ये प्रियंका गांधी आई थी, फिर उन्होंने अलवर में रोड शो किया। जहां तक रोड शो की बात है, रोड शो का एक अलग माहौल होता है, उससे माहौल बन जाता है। जैसे जोशी जी ने कहा, अगर राजधानी की दोनों सीटें हैं, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, यहाँ से पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाता है कि किस तरह के चुनावी माहौल है यहाँ। इसलिए रोड शो अमित शाह करके गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किया था लेकिन जहाँ रोड शो की बात आती है, रोड शो का अगर देखें तो पिछली बार विधानसभा चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ रोड शो किया था, उसका काफी हिस्सा किशनपोल क्षेत्र में गया था, लेकिन उसके बावजूद भी
क्योंकि वहां का जातीय समीकरण किशनपुर क्षेत्र का ऐसा है कि उसमें भाजपा को सीटें कम, मतलब वोट प्रतिशत कम रहा किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो इसलिए रोड शो को लेकर केवल आप यानी बड़ी हाँ यानी हाँ, तो उस हिसाब से जो माहौल वाली बात आती है और रोड शो की है, इसलिए गुणात्मक परिवर्तन पर भी हमें रोड शो पर ध्यान देना पड़ा। अब जैसे कल अमित शाह आए, अमित शाह ने एक माहौल तो खड़ा कर दिया, उधर सांगानेर क्षेत्र में भी माहौल खड़ा कर दिया। अब ये वोटों में कितना तब्दील होगा, ये वोटों में तब्दील होगा। और उसकी परिणति जैसे बार बार वो कह रही है कि चुनाव के परिणाम देखो, वो कहते हैं ना तेल देखो तेल की धार देखो, तो कांग्रेस प्रवक्ता का जोर बार बार इसी पर आ रहा है कि रिजल्ट देखो। यानी आप दूसरी तरफ आप देखेंगे राजस्थान में 25 सीटें हैं, कांग्रेस ने जिस ढंग से, और पहली बार जैसे सीकर जैसी सीट जहाँ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, उन्होंने, और सीपीएम को जो यानी जिनको कहते थे जिनकी पक्की हुई सीट थी, पक्की सीट मानी जाती थी, और कांग्रेस अध्यक्ष अगर हिम्मत होती तो खुद चुनाव लड़ते हो, क्यों उन्होंने समझौते में सीपीएम को दे दी, उससे पता लगता है। नागौर की सीट उन्होंने गठबंधन में दे दी, और बाड़मेर में एक तो क्या कितनी ये में बांसवाड़ा डूंगरपुर में क्या फौजियत हुई है पार्टी की। यानी आप एक तरफ जिसको कैंडिडेट आखिरी दम तक आप समझौते की बात करते रहे, हम चुनावी गठबंधन करेंगे, चुनावी गठबंधन करेंगे, आपने फिर कैंडिडेट भी पहले से तय कर दिया, फिर कैंडिडेट भी घोषित कर दिया, और एंड टाइम पर कांग्रेस कैंडिडेट पर नाम वापस नहीं ले सका, अब आप उसको निष्कासित कर रहे हैं। यानी इस तरह का कम्युनिकेशन गैप, और जब इस तरह की बात आती है और हाईकमान वाली बात आती है, तो यहाँ रिफ्ट जो है हाईकमान के, जो पार्टी हाईकमान अगर प्रदेश का माने, तो उसमें ये चर्चा आती है कि वो निर्णय अध्यक्ष जो अपने स्तर पर ले रहे हैं। यानी ये आपस में जो बड़ा मनमुटाव हो रहा है। दूसरी मीना जी ने कहा कि जालोर सिरोही, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अपने पुत्र वैभव गहलोत की जीत के लिए, यानी उनकी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है, पिछला चुनाव वो जोधपुर से हार चुके हैं, अब अगर वो चुनाव नहीं हारते हैं तो उनका जो राजनीतिक विरासत होने वाली है उस पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। इसलिए पूर्व तीन बार राजस्थान की शासन सत्ता की बागडोर संभालने वाले अशोक गहलोत का जो राजनीतिक विरासत का भविष्य है वो दांव पर है, इसलिए उनको उस पर अधिक जोर दे रहे हैं। ये ठीक है कि वो छोटी छोटी सभाएं लगातार कर रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पर और अभी तक कोई बड़ी सभा राजस्थान में किसी बड़े नेता की नहीं। ठीक है, गुलाम मित्र जी, प्रियंका गांधी भी जालोर सिरोही पहुंची है, जालोर सिरोही में प्रियंका गांधी पहुंची है। वो इसलिए कि अशोक गहलोत के लिए पहुंची है ना, वो अशोक गहलोत के लिए पहुंची, बाकी सीटों की इतनी चिंता नहीं है। मतलब जो एक केंद्रीकरण जो हो रहा है एक सीट पर, जैसे आप जिसपे तवज्जो दी जा रही है, जो आपने शुरू में अपनी टिप्पणी में कहा कि जालोर सिरोही पर जो माहौल दिखाई दे रहा है, वो माहौल राजस्थान की अन्य विधानसभा, ये अन्य लोकसभा क्षेत्रों में नहीं दिखाई दे रहा। वो माहौल पार्टी हाईकमान को सोचना चाहिए। और जैसे शुरू में जोशी जी ने कहा, और मैं अगर पिछली बार कहूँ तो, यानी पिछली बार जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पहला चुनाव, और उनके सामने दिग्गज कौन थे, डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष, आप ताज्जुब करेंगे उनको जितने वोट मिले थे, उनको करीब 3,34,00,000 वोट मिले थे, और हारे वो कितने से, 3.5 लाख वोटों से। यानी जितना हार जीत का अंतर था वो वोट उतने उन्हें नहीं मिले। सीपी जोशी दिग्गज व्यक्ति, उसकी तुलना में अनिल चोपड़ा क्या हैसियत रखते हैं, आप ये भी देखिए ना। उसके बाद वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। और पिछली बार भी जब पिछली बार का खेल कितना था, दोनों ओलंपियन, कृष्णा पूनिया ओलंपियन और राज्यवर्धन सिंह भी ओलंपियन, दोनों खिलाड़ियों की, और मात किसने दी, निशानेबाज ने। तो ये स्थिति बनती जा रही है जयपुर ग्रामीण की। और जैसे मैंने कहा कि जो विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे कोटपुतली ले लो, विराटनगर ले लो, शाहपुरा ले लो, फुलेरा ले लो, झोटवाड़ा, आमेर, जम्वा रामगढ़, इसके जो बीजेपी ने प्रभारी लगा रखे हैं, यानी 21 मंत्रियों को विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी, दोनों उप मुख्यमंत्री प्रभारी, 2 विधायक प्रभारी, और इसका प्रभारी कौन है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अभी जब किरोड़ी लाल मीणा और विधानसभा प्रचार करने गए दौसा के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, अगर दौसा में कन्हैया लाल मीणा नहीं जीते तो मैं मंत्री पद से त्याग पत्र दे दूंगा। यानी इतनी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपनी कुर्सी, मंत्री पद की कुर्सी को दांव पर लगा देना, यानी उनका जो मतदाता, क्योंकि मीणा समाज के एक सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, अब अगर वो इस तरह की चुनौती देते हैं अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को, एक बहुत बड़ी बात होती है। यानी बीजेपी ने मंत्रियों को लगा रखा है, हाईकमान लगा रखा है, बूथ लेवल पर उनका सारा चुनाव अभियान है, प्रबंधन है। वो प्रबंधन न जयपुर शहर में दिखाई दे रहा है, न ग्रामीण दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस को कम से कम अगर
वॉक ओवर नहीं देना चाहिए, वॉक ओवर की स्थिति नहीं बननी चाहिए। उसके लिए अभी भी समय है कि जितना आखिरी टाइम में जितना जोश आता है, एक लॉन्ग जंप होती है ना, जैसे लॉन्ग जंप पे 3-4 स्टेप आते हैं, उसके बाद एक लॉन्ग जंप लेनी पड़ती है। वो अगर लॉन्ग जंप कांग्रेस ले सकेगी तो इस लड़ाई को बराबरी के मौके पर ला सकती है। इसकी जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता अधिक दे सकेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिष्ठा यादव जी से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक इस बात की जानकारी जाना बहुत जरूरी है। कितनी लॉन्ग वो दे पाते हैं वो देखना होगा। प्रतिष्ठा जी, आपने सुना गुलाब बत्रा जी को, और उनको सुनने के बाद आपको ये भी समझ में आया होगा कि उनका झुकाव कहीं नहीं है, किसी से उनका कोई एसोसिएशन हो, ऐसा अभी इस बातचीत पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। व्यक्तिगत सबके रिश्ते होते हैं। देखिए मीना जी, मैं उनकी किसी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये उनके अपने विचार हैं। और मैं पूरे ग्रामीण में घूमी हूँ खुद, क्योंकि मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ। पूरे ग्रामीण में मेरा आज से नहीं, जब मैं यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी, विधानसभा अध्यक्ष आमेर से, तब से मैं पूरे ग्रामीण में टच में हूँ। लोगों से बहुत अच्छा मेरा संपर्क है। तो मैं ग्रास रूट पर जाकर ये बात कह रही हूँ कि जयपुर ग्रामीण की सीट हम निकाल रहे हैं हमारी, और अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। ये कहीं कतई मैटर नहीं करता कि किसके सामने कौन कब कैसे हारा था और कैसे जीता था, क्योंकि ये आप देखिए कि आज हर व्यक्ति का एक एक सेकंड के अंदर मानस बदलता है। और आप 5 साल या 10 साल पहले की अगर बात कर रहे हैं तो मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। बहुत वरिष्ठ है, उस बात नाते मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं, क्योंकि मैं खुद लोगों के बीच में हूँ और मुझे पता है कि जयपुर ग्रामीण के अंदर जो पोजीशन बताई जा रही है, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर पूरा किसान वर्ग और सब एक साथ है। और एक बात और भी इंगित करता है कि आप इतना ज्यादा बीजेपी जब जिन लोगों को लगा रही है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को भी ये पता है कि ये सीट उनके खाते में आसानी से नहीं आ रही है, इसलिए वो पूरा जोर इधर लगाए हुए हैं। किरोड़ी लाल जी को मंत्री पद से पहले से ही उस मंत्री पद से नाराज ही चल रहे हैं, उससे खुश थोड़े हुए थे। ये पूरे राजस्थान की जनता जानती है कि किरोड़ी जी जो उनको दिया गया, जो मंत्रालय उनको दिया गया, वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए वो तो उस गले की जंजाल को निकाल कर हटाना चाहते हैं। तो वो एक पार्टी के पक्ष में एक माहौल भी बन जाता है इससे, और हकीकत इससे भिन्न है, क्योंकि किरोड़ी जी मंत्री पद को त्यागना ही चाहते हैं। और दूसरी बात एक मैं और भी कहना चाहती हूँ कि ये हनुमानगढ़ के अंदर भी तो पहले मंत्री बना दिया था जीत से पहले। तो राजस्थान की जनता बहुत ही स्वाभिमानी है, वो इस तरह की किसी भी बातों में नहीं आने वाली, और निश्चित रूप से बिल्कुल खुले मन से डिसीजन लेगी। और इस बार देश ने मन बना लिया है बीजेपी को उनकी सही जगह दिखाने का। और ये चीजें मैं बार बार कह भी इसीलिए रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए पिछले 2 चुनाव के अंदर जो रिजल्ट हुए आए, तो उससे मीडिया उसी हिसाब से मान लो सोचता है। तो अभी हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बहुत अतिशयोक्ति लगे या कुछ लगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी इसका सही जवाब तो तभी मिलेगा। लेकिन आज जो जनता के बीच के अंदर जो उत्साह है, हम जाते हैं उस चीज से, उसमें जब लोग जो बात रखते हैं, तो वो बात वाकई में मानने लायक है, और कि लोगों ने मन बनाया है कांग्रेस के पक्ष में, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस तरह का इन्होंने माहौल, क्योंकि ये भी पूरे देश ने देखा है कि हर चुनी हुई सरकार के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा। दूसरी बात कि जो नेता जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर जो इनके पास आ जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। तो कोई इतना तो नहीं हो सकता कि देश में बेवकूफ लोग रहते हैं। ये हिंदुस्तान है, और यहाँ हिंदुस्तान का व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेगा, और निश्चित रूप से इसका परिणाम आएगा। जी, निश्चित रूप से इसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा, प्रतिष्ठा यादव जी का कहना है। दिनेश जोशी जी, एक सवाल ये उठता है कि राज्यवर्धन राठौड़ जो है सांसद थे, उन्हें प्रदेश में मंत्री बनाकर, कैबिनेट मंत्री बनाकर अब राव राजेंद्र सिंह को वहां भेजा गया है। जब राव राजेंद्र सिंह की राजनीति कमजोर हुई तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उभार अपना ऊपर वर्चस्व बढ़ाने में कामयाब हुए। इस चुनाव में राज्यवर्धन की हार और जीत में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की क्या भूमिका होगी? देखो मैडम, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को विधानसभा चुनाव के उतारने के पीछे मकसद यह था कि राजपूतों में मैसेज देना, वसुंधरा राजे की नाराजगी को समाप्त करने के लिए कि जितने भी प्रभावशाली लोग हम राजपूतों को आगे लाए, ताकि राजपूत समाज में किसी तरह का मैसेज नहीं जाए। और आपको याद है बीजेपी 24 घंटे
310 दिन चुनावी मोड पर रहती है। जब विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे उनके दिमाग में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी। प्रतिष्ठा जी को ध्यान होगा 2019 के चुनाव के अंदर कांग्रेस ने क्या नारा दिया था, संविधान बदल जाएगा, संविधान को खतरा हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। 2019 में यही बात की थी ना, 2019 में। आज भी यही बात कर रहे हैं, क्या संविधान खत्म हो गया? क्या चुनाव प्रक्रिया बंद हो गई? क्या आरक्षण समाप्त हो गया? कांग्रेस ये समझते हैं अगर इनकी मेमोरी कमजोर है तो आम जनता की कमजोर नहीं, आम जनता हर चीज को ऑब्जर्व करती है। 2019 में कहा था, कांग्रेस के प्रत्येक प्रवक्ता ये कहते थे राजस्थान में 10 सीटें कांग्रेस की कम से कम आएगी। आप देखना परिणाम आने तक सीट आएगी, कितनी सीट आएगी? अब परिणाम की बात अगर आपको करनी है तो विश्लेषण किसमें करना है, पिछले 4 दिन को बात कर लेंगे। हमें माहौल नजर आता है पहले से ही, हमारी जब कमियां होती है। अब एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करेंगे, जैसे इन्होंने कहते हैं गडेरा का भगेरा आप कितनी बार कहोगे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। विधानसभा में भी यही बात कही आपने, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपने यही बात कही, और संविधान को कोई खतरा हुआ नहीं। अच्छा, संविधान को खतरा कैसे होता है? आज तक कोई ये भी समझा पाया। चुनाव आपको ध्यान हो, 2013 का चुनाव भी राव राजेंद्र शाहपुरा से हार गए थे। आपको उसी जीतने की कहीं पर उम्मीद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खुद लड़े नहीं इस बार का चुनाव। तो निश्चित रूप से उनकी सिचुएशन तो वैसे ही बहुत कमजोर है। 2019 के चुनाव में नहीं कहा गया क्या कि संविधान को खतरा हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा? नहीं कहा है, मना करो आप, नहीं कहा। को तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, ईडी रेड डाले, बीजेपी में चंदा दो, ईडी रेड डालती है बीजेपी में चंदा दो, या बीजेपी ज्वाइन करो। सुनो एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के जीतने का परिणाम कांग्रेस को थाली में लगा के देती है। भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी व्यक्ति हो जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है उसके पक्ष में 1000 आदमी प्रसन्न होते हैं, और जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है उसमें 10 आदमी मायूस होते हैं कि मेरे रिश्तेदार के खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार कार्रवाई हुई। जितनी आप भ्रष्टाचार की बात को उछालोगे उतना बीजेपी को फायदा होगा। आपको यही पता नहीं है कि किस चीज का मैसेज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, कौन सी चीज का मैसेज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। भयभीत तो आप इतने हैं, कम से कम आप पार्टी के हित में काम करना चाहिए ना। हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, मैं कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहा हूँ। आज राजस्थान में किसी भी कांग्रेस की बात करूं 4 सीट को गिनाता है कि 4 सीट को हमारी बहुत बड़ी स्थिति थी। कौन सी गिनाता है? चूरू में कांग्रेस की क्या स्थिति है? बाहर से आया हुआ कैंडिडेट है। नागौर की गिनाता है, नागौर में की स्थिति कहाँ है? सीकर की गिनाते हैं, सीकर में कैंडिडेट कहाँ है? बाड़मेर की गिनाते हैं, बाड़मेर इनको इस बात की परवाह नहीं है कि बाड़मेर में हमारा कैंडिडेट 30 नंबर पे है। इनको इस बात की परवाह कांग्रेस जीते या नहीं जीते, बीजेपी के हाथ है। अब जो व्यक्ति खुद की पार्टी के बारे में नहीं सोचते, इनकी सोच ये हो गई कि हमारे को दूसरे का फूट लीजिए, दूसरा अंदर हो जाए, हम काले हो जाए। तो जब तक पार्टी हित के बारे में नहीं सोचा जाएगा तब तक कार्यकर्ताओं में जान नहीं आएगी। कार्यकर्ता जब काम करता है तो कार्यकर्ता को लगता है कि मेरी पार्टी जीतेगी, मेरा कैंडिडेट जीतेगा। तब तक आप केवल दूसरे की समझ लग गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता में कांग्रेस से नेता लाने की वोट लगी हुई है, जिसमें बीजेपी का कार्यकर्ता इतने लंबे टाइम तक बीजेपी संघर्ष कर रही थी तो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा था, लेकिन आज उसी कार्यकर्ताओं के ऊपर आपने कांग्रेस के नेताओं को ले जाकर बैठा दिया और उनके ऊपर कुठाराघात हो रही है। तो ये बीजेपी तो एक बार आज ये घर से कम भक्ता है, आपने रोकने के लिए काम करने क्या किया उसको? अगर मान लो कांग्रेस से भक्ति जा रहे हैं, आप भी अगर भक्ति जाए बीजेपी उसको ले गई, आपका कहना भी ये है। लेकिन जब तक आप स्वयं पार्टी का कार्यकर्ताओं को कोई अच्छा मैसेज नहीं दोगे, उनके लिए नहीं दिखाओगे हम लोग बहुत दम है, हम हमारे लिए काम करते हैं, हमारे प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं, तब तो कार्यकर्ता में जोश आता है। हम क्या कह रहे हैं? ईडी का नाम लेते हैं, हम सीबीआई का नाम लेते हैं, हम इनकम टैक्स का नाम, विजन क्या दे रहे हैं? विजन कुछ नहीं दे रहे मैडम। जब तक विजन नहीं मिलता कार्यकर्ता को तब तक कार्यकर्ता को काम करने का जोश नहीं आता। 2019 में यही बात चलती थी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, अभी वही बात चल रही है। विनय जोशी जी, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जब भी चर्चा होगी और राजस्थान में
इस चुनाव को जब पीछे मुड़कर देखा जाएगा तो एक तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो मिलना चाहिए उसकी कमी कार्यकर्ताओं को नजर आती है। ये एक बात बहुत फ्रीक्वेंट आ रही है। वहीं दूसरी तरफ लीडरशिप, चेहरा इस चुनाव का, राजस्थान का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये भी स्पष्ट नहीं है और इसीलिए पूरे राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए जो माहौल कांग्रेस पार्टी का दिखना चाहिए वो उस तरह का नहीं दिख पा रहा है। गुलाब पत्रा जी, लेकिन उसके बाद भी अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं संविधान में बदलाव नहीं करूंगा, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी इस बात को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हुई है कि संविधान में परिवर्तन हो जाएगा अगर मोदी इस बार वापस 400 पार जाते हैं तो। और मोदी गारंटी दे रहे हैं कि संविधान में परिवर्तन किसी कीमत पर नहीं होगा। क्यों कहना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बार बार कहा संविधान में संशोधन होते हैं, परिवर्तन नहीं होता। संविधान अब स्वीकार किया गया था और सबसे विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है ये, और अब तक 127 बार संशोधन हो चुके हैं और सबसे अधिक संशोधन कांग्रेस के राज में हुए हैं। इसलिए बार बार इस चीज को वो वाली जो बात आती है कांग्रेस प्रवक्ता की भेड़िया आया, जो भेड़िया जैसे बता शेर आया, वो जो वो चरितार्थ होती है कहावत। संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान अगर होता है कोई तो उसके लिए कुछ संविधान संशोधन ऐसे है जिसमें 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है, उसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है और साधारण बहुमत परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन किस रूप में किया जाना है, उसके लिए किस तरह का बहुमत चाहिए, उसके बीजेपी का अपना एक एजेंडा बना रखा है उसने, जैसे समान नागरिक संहिता के लिए बात है सारी। तो ये जो चीजें सुननी है। और दूसरी बात, बार बार कांग्रेस प्रवक्ता ये बराबर कह रही है कि कांग्रेस 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस लीडरशिप में, यानी अपना कहते हैं दिल्ली की जो सत्ता है उसका रास्ता यूपी से जाता है। यूपी में 80 सीटें हैं और वहां आपके गठबंधन में 17 सीटें दी गई हैं। यानी आप देखिए कांग्रेस की स्थिति, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, उसको केवल समझौते में 17 सीटें दी है और उसमें भी 2 सीटें जो है अमेठी और रायबरेली, अभी तक उसका फैसला नहीं हो पा रहा। और बार बार इसी तरह का किया जा रहा है कि जो राज परिवार है, कांग्रेस का जो राज परिवार है, उनमें से कोई ना कोई एक सीट लड़ेंगे। यानी जो रायबरेली की सीट थी वो तो एक तरह से वॉकओवर दे चुकी, सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की मेंबर बन चुकी हैं। दूसरा था अमेठी से पराजित होकर के राहुल गांधी केरल से वापस दोबारा चुनाव लड़े और वहां भी सीपीआई ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिनके समर्थन से पिछली बार जीते थे। यानी जहाँ बात आती है कि कांग्रेस सत्ता में होगी, सत्तारूढ़ होगी, इंडिया के 4 जून के परिणाम बार बार जता रही है कांग्रेस प्रवक्ता, तो आप इसका जवाब दीजिए कि 80 सीटों पर जहाँ सीटें हैं, जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और वहां से 17 सीटों में आपको एक तरह का दान दिया गया है सीटों का, और इसमें 2 सीटें अमेठी और रायबरेली, उसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। तो क्या वो बात फिर वही माहौल की आ जाती है। जब माहौल की बात आती है और अभी तक कैंडिडेट तय नहीं है, और जबकि सत्तारूढ़ जो है इंडिया का ये एनडीए गठबंधन, वो बराबर बहुत आगे, जैसे मैराथन दौड़ होती है या वो रिले रेस होती है, रिले रेस में बैटन दिया जाता है, हाँ इस तरह की बैटन की पोजीशन बन चुकी है। और कांग्रेस किस पोजीशन में खड़ी है, ये भी विचारणीय सवाल है। जी, तो ऐसे में एक तरफ कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार को लेकर इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन, उसमें भी राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआईएम का कैंडिडेट, ये सारे विरोधाभास। लेकिन इन विरोधाभास के बीच वापस आते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस लोकसभा सीट के मुद्दे जयपुर ग्रामीण को क्या चाहिए और इस वक्त जो दोनों कैंडिडेट हैं वो क्या देने का वादा कर रहे हैं जिससे कि जनता उन पर भरोसा कर सके? क्योंकि अक्सर चुनाव में कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अपने एजेंडा, अपने अपने विजन के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का भी कोई विजन दिख रहा है? अब देखिएगा कि एक कैंडिडेट तो विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं और विराटनगर और शाहपुरा तक सीमित रहे हैं, ज्यादा उनका दायरा बढ़ा नहीं। और वो जयपुर ग्रामीण से लड़ रहे हैं तो पूरा अलग क्षेत्र आ गया। ये बात सही है, जिस प्रकार से इन्होंने जयपुर ग्रामीण में जिस प्रकार से आलोक बेनीवाल को चला जाना या बाकी लोगों का चला जाने के बाद कुछ स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन आज तक ये कह पाना सुदृढ़ तरीके से कि क्या बीजेपी इसको जीत लेगी, क्योंकि जाट कहाँ जाएंगे, ब्राह्मण कहाँ जाएंगे,
और गुर्जर कहाँ जाएंगे, ये कम्युनिकेशन किस तरफ बैठेगा। क्योंकि देखिए इधर कांग्रेस के अनिल चोपड़ा नए हैं, लेकिन क्योंकि सचिन पायलट के हैं तो गुर्जर वोट मिल सकते हैं, जाट वोट इनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अभी कुछ संचय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री ने कमजोर स्थिति को मानते हुए सबसे पहले बैठक कहाँ की, आम सभा आपने देखिएगा कोटपुतली में की। अब आप राजेंद्र यादव को भी आप साथ लेके चले गए, लालचंद कटारिया को भी साथ लेके चले गए। भाजपा वाले बार बार लालचंद कटारिया को कह रहे हैं कि जाके अपनी सीट में जाकर के भाजपा का पक्ष रखो और वोट डलवाओ। वो कितने वोट डलवाएंगे नहीं डलवाएंगे मुझे पता नहीं, उनका परिवार तो चुनाव लड़ नहीं रहा। अब वो क्या अनिल चोपड़ा के खिलाफ चुनाव में होता है, कई बार जा सकते हैं, जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। देखिए ये बात भी सही है कि सोनिया गांधी ने अगर चुनावी घोषणा पत्र का अपना न्याय पत्र जो जारी किया वो भी जयपुर ग्रामीण से में ही किया जाकर के, जिस प्रकार की स्थिति बनी। लेकिन हाँ, भीड़ जुट पाने में अगर कमी हो रही है तो प्रतिशत जी फिर आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपने नया व्यक्ति खड़ा करके किस तरह की स्थिति बनाई है, ये तो आप बता सकते हो। क्योंकि स्थितियां अब देखिए, आलोक बेनीवाल कल तक तो क्या कहता था, और आलोक बेनीवाल अब बीजेपी में, वो कमला जी उनको क्या सहयोग करेगी। कमला जी कहती होंगी कि भाई जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ में लड़ती रही और मुझे कहाँ कहाँ उन्होंने राज्यपाल बना के भेजा, और अंत में किस प्रकार की स्थितियां बनी आपने तो देखा पूरी तरीके से। उनका बेटा बीजेपी में है। अब देखिए परिस्थितियां किस तरीके से बदलाव लेती है कि वो ना तो कांग्रेस में था जब कांग्रेस के नहीं रहा, और जब जिस तरह की स्थितियां बनी उसको निर्दलीय चुनाव उतरना पड़ा, और क्या बना, और यादव जीत के आ गया, जिस प्रकार की स्थिति बनी। तो निश्चित तौर पे जयपुर ग्रामीण, अब सीपी जोशी जी से पूछा जाए, सीपी जोशी जी पहले चुनाव यहीं से लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे क्योंकि वो इस तरह से जीत नहीं पाए थे। अब स्थितियां देखिएगा, राजेंद्र राव की स्थिति इतनी मजबूत तो नहीं कह जा सकती, लेकिन क्योंकि गठबंधन और जिस तरह से नेताओं का उनके पक्ष में आ गए हैं, जो राजेंद्र यादव की बात कर लें, लालचंद कटारिया की बात कर लें, आलोक बेनीवाल की बात कर लें, ये लोग अगर इनके पक्ष में आए और वो कितनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि वो राजेंद्र सिंह का बेड़ा पार हो सकता है। कि प्रधानमंत्री ने उनको चुना, क्यों चुना, नहीं चुना, आपको भी पता है क्या परिस्थितियां बनी थी, बहुत सारी चीजें अलग अलग थी, किसको वोट किसको जाना था, किसको नहीं गया। अब राजेंद्र के भाग्य में फैसला आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो पहले भी राजपूत चेहरा जीता है, लेकिन वो तो राजवर्धन सिंह था, वो जीता। उसके बाद अब वो देखिएगा, ये बात भी सही है कि राजपाल शेखावत कहाँ चुनाव प्रचार कर रहा है, अभी तक कहीं नजर नहीं आया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो पर्दे के पीछे से जो चीजें चल रही है, अगर पर्दे के पीछे वाले लोग ईमानदारी के साथ काम करेंगे बीजेपी के साथ, तो बीजेपी वाले जीत सकते हैं। और नहीं तो अब अनिल चोपड़ा नया नया आया है, और अगर वो जीत जाता है तो कांग्रेस में स्थितियां बदलाव लेगी, तो इसलिए कांग्रेस वाले भी कहेंगे भाई इसको निपटाओ यहीं कहीं, नहीं तो ये आगे परेशान करेगा। लेकिन जिस प्रकार से देखिए मनीष यादव है, या एक दो और जो है, जो कि सचिन पायलट के चेले हैं सारे के सारे, जो वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आशीर्वाद देने में बार बार जा रहा हूँ, लेकिन वो कितना जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा। अभी दोनों तरफ संचय की स्थिति बनी हुई है। अभी ये कह पाना पुख्ता तरीके से कि ये तो एक भाजपा ले ही जाएगी, लेकिन भाजपा के साथ वही है कि वो ईमानदारी के साथ, जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, वो ईमानदारी के साथ अगर काम करेंगे तो उनका बेड़ा पार हो सकता है। अगर पर्दे के पीछे से कुछ और खेल हुआ तो फिर अनिल चोपड़ा, क्योंकि देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि भीड़ इतनी जुटा पाने में कांग्रेस सक्षम क्यों नहीं हो पा रही है। मैं भी देख रहा कि बहुत सारी बैठकें हुई, जो भीड़ होती थी, जो उमड़ता था, वो नहीं उमड़ घुमड़ हो रहा है। जिस तरह की स्थितियां, प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर पहली ढूंढाड़ में जहाँ की, और वो शुरुआत जो शंखनाद किया था वो इसी क्षेत्र से किया था। अब वो कितना कारगर होगा, बहुत कम दिन रह गए हैं और बहुत स्थितियां बड़ी, और क्योंकि इसका जिले बिल्कुल नागौर से भी लगती है, ये जयपुर से भी लगती है और अलवर से भी लगती है। ये अलग तरह की कम्युनिकेशन वाली संसदीय क्षेत्र है, जो कि जयपुर में से निकल के गई। पहले जयपुर पूरा क्षेत्र हुआ करता था, अब ये अलग नया क्षेत्र बना है। तो एक चुनौतीपूर्ण तो निश्चित रूप से, और आप देखिए बार बार जो करेगा कौन, किसकी स्थिति है। देखिए एक तो डबल इंजन की सरकार के ऊपर निर्भर है, वो तो निश्चित रूप से और कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने धर्म निभाया था। जब उनका टिकट काटा गया था और जिसको टिकट दिया गया था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने बड़ा प्रसाद देकर के कहा कि चलो आप भाजपा के भक्त हो तो फिर आप लो पार्लियामेंट में पहुंचो। और देखिए जानकार व्यक्ति तो है, राव राजेंद्र सिंह के ऊपर कोई करप्शन का आरोप तो नहीं है, लेकिन वो ये बात भी सही है कि वो क्षेत्र विशेष के रूप में रहे थे। वो बड़ा अपने आप को विशाल वट वृक्ष बनाने में सफल नहीं हो पाए थे जब वो विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे, या
विधायक बने थे, तो वो कमजोरी निश्चित रूप से उनको पिछड़ने का काम करती है। लेकिन अनिल चोपड़ा तो बिल्कुल नया है, वो तो बिल्कुल नया यूनिवर्सिटी का लड़का है आकर के ग्रामीण से। वो तो चुनाव लड़ भी इसलिए रहा है कि आगे की राजनीति तो उसको निकल के निखार करेगी, आगे क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, पैसा बहुत है उसके पास, इसलिए पैसा खर्च खूब कर रहा है वो, जिस तरह से कि इसको भी लाओ उसको भी लाओ, सारे जो जो कुछ तामझाम करने चाहिए वो रोज कर रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार डबल इंजन वाली सरकार राव राजेंद्र सिंह के साथ लगी हुई है, तो एक नया अलग तरह का परिणाम भी दे सकते हैं। तो अब देखिए कि 4 जून को जब एक तो ये बात कि पूरी मशीनरी यहाँ पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सब राव राजेंद्र के साथ जुटे हुए हैं, और साथ ही पार्टी का कैडर, कार्यकर्ता, तमाम जो लोग हैं, आरएसएस की टीम जो है, यानी कि चुनाव आक्रामक रूप से बीजेपी लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट भी प्रयास कम नहीं कर रहे हैं। जातिगत समीकरण भी कांग्रेस के कैंडिडेट के पक्ष में जाता है, यानी कि राव राजेंद्र सिंह की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि इसे एकदम वन साइडेड चुनाव कह दिया जाए। आप सबकी बात से मुझे समझ में जो आ रहा है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है श्याम सुंदर शर्मा जी कि इस चुनाव में, वैसे तो राजस्थान की राजनीति में राजपूत और जाट, ये जो दो समाज के लोग हैं, ये निर्णायक सत्ता के साथ रहने की इनकी जो आदत और सत्ता में बने रहने की, इस वक्त जो गुजरात में हम देख रहे हैं कि एक राजपूत समाज की तरफ से कुछ जो छोटी सी चिंगारी लगी है, वो चिंगारी कितना बड़ा रूप लेती है। राजस्थान में जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में, मतलब मानवेंद्र सिंह अभी तक रविंद्र सिंह भाटी के विरोध में खड़े नहीं हुए, निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार राम के साथ, कांग्रेस के उम्मीदवार राम के साथ, जो बीजेपी के कैलाश चौधरी हैं उनके साथ मानवेंद्र सिंह अभी किसी स्टेज मंच पर, अभी उनका क्या लाइन रहेगी स्पष्ट नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री की रैली में बीजेपी में शामिल हो गए मानवेंद्र सिंह। तो यहाँ इस जयपुर ग्रामीण की सीट पर राजपूत और जाट आमने सामने है। वोटों की गणित जो इस जातीय समीकरण में किसके पक्ष में नजर आ रही है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार के राजस्थान में जातिवाद भयंकर रूप से देखने को मिल रहा है। अब निर्णय देखिए, अभी देखिए हमेशा जाट निर्णय करता है लास्ट में जाने, जीतते वक्त जीतता कौन है, कांग्रेस का जीतेगा कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, बीजेपी का जीतेगा तो बीजेपी की, उनका वोट खराब नहीं जाए, ये निर्णय अभी अब तो निर्णय करने की स्थिति आ रही है कि 1-2 दिन में 48 घंटे पहले निर्णय कर लेंगे। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, राजेंद्र राठौड़ का जो कुछ खेल आपने देखा, और आपने अभी तो देखा कि सतीश पूनिया थोड़ा बहुत घुमा है, क्योंकि सतीश पूनिया खुद हार गया था, इस स्थिति में वो कितना सहयोग कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अभी अपने क्षेत्र में दिखा, नजर आया, मेरे को देखा दिन में, वो हरियाणा की जिम्मेदारी होने के बाद भी वो घूम करके तलाश करके गए। लेकिन ये बात सही कि जिस प्रकार से आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार जब साथ लगती है, और मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ एक सभा की भी है, तो देखिए जिस तरह की स्थितियां हैं, और आरएसएस ईमानदारी के साथ, अब वो जो कांग्रेस से लोग आए हुए हैं वो ईमानदारी के साथ अगर राजेंद्र सिंह का समर्थन करेंगे तो परिणाम फिर पक्ष में आ सकते हैं। अनिल चोपड़ा तो केवल अपनी राजनीति को, भविष्य की राजनीति को करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मैं जीतूंगा नहीं तो कम से कम मेरी राजनीति तो चमकेगी, लेकिन एक भाग्य का फैसला कब किसको किस तरह से हो जाता है पता नहीं पड़ता, प्रतिशत भी कोई पता है जिस तरह की स्थिति में उसको क्यों टिकट मिला, क्या कारण रहे नहीं रहे, ये बहुत विवाद का विषय रहा। लास्ट में जाकर के उसको टिकट फाइनलाइज हुआ। अब ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी कितने उनका समर्थन करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता किस तरह की स्थिति, क्योंकि सोनिया गांधी के साथ उनको आके खड़ा होना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई जिताइए इसको। लेकिन अब जो इशारे होते हैं बात के, जो इशारे जिस तरह के चलते हैं, कि उसको पैसे की जरूरत तो नहीं है, इशारे की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी इशारा करके जाएंगे तो कुछ माली वोट भी है यहाँ पे, जिस प्रकार से बड़ी तादाद में, तो देखिएगा जाट समाज काफी बड़ी तादाद में, राजपूत है, ब्राह्मण है और गुर्जर, तीन, ये कॉम्बिनेशन किधर बैठ जाएगा, किस तरह की स्थितियां बनेगी अभी देखिएगा कहना। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार राव राजेंद्र सिंह की स्थिति है, और उनका ईमानदारी का तो पहरा तो है, उनके ऊपर करप्शन का चार्ज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी है, क्योंकि केंद्र में अगर व्यक्ति जाएगा कि फाइनेंस के अच्छे जानकार व्यक्ति है तो भविष्य इनका उज्जवल हो सकता है, कुछ नंबर आ सकता है, लेकिन उम्र की दृष्टि से वो भी उम्र काफी हो गई है, तो वो क्राइटेरिया में मोदी जी के पक्ष में बैठेंगे नहीं बैठेंगे, क्योंकि वह तो 50 साल से कम वालों को अहमियत दी जाती है, तो वो किस तरह से मिलेगी नहीं मिलेगी अभी पता नहीं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है जिस प्रकार का चुनाव और जो कुछ माहौल देखने को मिल रहा है,
तो राव राजेंद्र सिंह की जो मेहनत जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी मेहनत करके सामने आ रही है। उनको और इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि पूरी पार्टी जुटी हुई है, सरकार लगी हुई है। सबसे बड़ी मुश्किल है कि आप देखिए राजस्थान की सरकार से कोई पूछे कि सरकार में काम क्या हो रहा है, तो सरकार चुनाव करा रही है। काम ये हो रहा है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब कामों में जुटे हुए हैं। कौन से कामों में? चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसका भी एक हिसाब ऑडिट होनी चाहिए कि सरकारों को कितना चुनाव में जुटना चाहिए और कितना जनता के लिए काम करना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग बहस का विषय है, चुनाव सुधारों का विषय है। अगर गुलाब बत्रा जी समाज की हम बात करें, राजपूत और जाट दोनों आमने सामने इस चुनाव पर होते हैं, तो क्या ये चुनाव इन दोनों वर्गों की प्रतिष्ठा के हिसाब से समाज के लोग लड़ेंगे, या फिर जैसा कि श्याम जी ने कहा जाट हमेशा सत्ता के साथ जाना चाहता है, तो सत्ता किस तरफ नजर आएगी, उधर ज्यादा झुकाव हो जाएगा और ऐसे में चुनाव का मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। और एक और सवाल जो मैंने पहले भी पूछा और मुझे लगता है कि वो बड़ा कहीं ना कहीं सवाल है इस ग्रामीण जयपुर लोकसभा सीट में, कि यहाँ पर राज्यवर्धन राठौड़ कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। देखिए, जो जैसे राम जी ने बताया जातीय समीकरण को लेकर के, जाट, राजपूत और ब्राह्मण और गुर्जर। अब यहाँ देखिए, अगर जाट है, यानी सबसे पहले इस ग्रामीण जयपुर ग्रामीण लोकसभा की शुरुआत पहले विजेता लालचंद कटारिया थे। लालचंद कटारिया आज उसी जाजम पर बैठे जिस पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है या राव राजेंद्र सिंह है। आलोक बेनीवाल, ये दोनों जाट समुदाय से आते हैं, इनके साथ साथ है। उधर अगर कोटपुतली से देखें, यादव, वो भी साथ में आ गए हैं। आलोक बेनीवाल कमला जी के, जैसे श्याम जी ने कहा, क्योंकि कमला जी और हम पड़ोसी हैं, मालवीय नगर में एक ही सेक्टर में रहते हैं, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है कमला जी को मालूम नहीं है कि आलोक कंप्लीटली, इसलिए उनको न कोई जानकारी दी गई है, ये मेरी जानकारी में है। जहां तक सवाल है, चूंकि हरेक को अपना राजनीतिक भविष्य देख के चलता है, तो कटारिया जी भी उस हिसाब से सोच रहे, क्योंकि कटारिया जी का जो कनेक्शन है, जो रिश्तेदारी है दूसरे समुदाय अपने जाट घरानों से, उनका भी राजनीतिक भविष्य इस पर टिका हुआ है। और आगे इनको ये जानकारी है कि जब मैंने शुरू में कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये इतना उन्होंने नैरेटिव बना दिया है कि अगली तीसरी पारी जो मैं खेलूंगा फला, अभी जैसे बाड़मेर में कहा उन्होंने कि मैं उद्घाटन करने आऊंगा रिफाइनरी का, नहीं कर पाया। 100 दिन की कार्य योजना बना चुके हैं, तो उन्होंने माहौल उस तरह का, यानी एक तरह से ऐसा लगता है कई बार कि वॉकओवर उनको मिल चुका है एक तरह से। तो ये जब इस माहौल इस तरह का बन चुका है यहाँ सारा इस तरह का, और जहाँ सीटों की बात आती है, जहाँ कांग्रेस तीसरी बार, हाँ ये बात सही है कि चुरू ऐसे 3-4 सीटें हैं, चुरू सीट हो गई और बाड़मेर वाली सीट भी हो गई। अब बाड़मेर वाली जो सीट है, अब मानवेंद्र सिंह के आने से बाड़मेर वाली सीट पर भी बीजेपी का पलड़ा पहले से बेटर होने की गुंजाइश बन चुकी है। तो ये जो समीकरण धीरे धीरे बनते हैं, और जब जब चुनाव की तिथि आती है ना, जैसे घर में शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह में तैयारी एंड टाइम पर महीने 2 महीने से तैयारी चलती है, लेकिन जैसे जैसे बारात आने वाली होती है सब चीजें बल्कि स्पीड से होता है। तो वही स्थिति आ रही है कि पहले चरण में 12 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव मतदान होने वाला है। तो और मतदान इसके लिए निर्वाचन विभाग ने जिस तरह से युवा मतदाताओं को एक आकर्षण पैदा किया है। आप देखिए कि इस समय गर्मी का वो है, और राजनीतिक सरगर्मी कितनी है, इसलिए जब चुनाव हुआ था उस समय 41 डिग्री थी, और अभी 40 डिग्री बार, तब भी 65% पोलिंग हुआ था। जब जहां अधिक पोलिंग होता है तो सत्तारूढ़ दल को कई बार उसका लाभ मिल सकता है। तो वो स्थिति बन रही है, राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ रही है और तापमान भी बढ़ रहा है। वो तापमान किस तरह से और बीजेपी को फायदा दे सकता है या कांग्रेस को दे सकता है, ये तो जब कांग्रेस प्रवक्ता जो बार बार उसी चीज कहेंगे 4 जून को जब परिणाम आएगा उससे पता लगेगा। लेकिन ये बात सही है कि इस समय तो चुनावी प्रबंधन है जी। चुनावी प्रबंधन की हम कई बार बात कर चुके हैं और हर बार एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। विनय जोशी जी, सवाल ये कि एक तरफ युवा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात मैं कहना चाह रहा था, देखिए हाथी फिर चला गया है, हाथी फिर देखिए कहाँ चला गया, सिंधे के पास चला गया है, और सिंधे समर्थन किसका करता है, बीजेपी का कर रहा है। तो परिस्थितियां परिवर्तित हो रही है, SC SC के वोट कुछ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अभी अब मायावती तो घबराई हुई, कहाँ गए,
उसका हाथी फेर के चला गया है समझौता करके, और सिंधे के पास चला गया, और सिंधे का समर्थन किसका कर रहे हैं, और राजेंद्र गुड़ा ही लेके गए हैं उनको। ये तरीका निकाला गया है जो हमेशा जो बसपा का तरीका रहा है। अशोक गहलोत ने पिछले दो कार्यकाल बसपा के लोगों को अपने साथ मिलाया। इस बार ये तरीका, जैसे लाल डायरी जो बहुत प्रचलित हुई थी, रणवीर सिंह गुड़ा ने वो खेल खेला शुरू। अब ये जो इस तरह का जो समीकरण है, जब गांधी जब जिक्र कर रहे थे जातीय समीकरण का, ये राजनीतिक समीकरण, ये जातीय समीकरण पर जो राजनीतिक समीकरण बैठते जा रहे हैं, वो बैठते निश्चित रूप से चुनावों को नतीजे को प्रभावित करने में सामर्थ्य रखते हैं। कितना दुखद है, कितना मतलब दुर्भाग्यजनक है कि एक लाल डायरी का मुद्दा उठाया जाता है जिसका सिर पैर कुछ अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है, ना उठाने वाले की तरफ से स्पष्ट किया गया, ना सत्तारूढ़ दल की तरफ से स्पष्ट किया गया, ना विपक्ष की तरफ से स्पष्ट किया गया, और अब वो व्यक्ति इतना तूफान मचाने के बाद सत्ता की गोद में बैठ गया है आकर। ऐसे में विनय जोशी जी, मैं प्रतिष्ठा जी आपके पास आ रही हूँ, बस विनय जोशी जी से एक सवाल लेकर, नहीं तो आपकी बात पहले सुनते हैं प्रतिष्ठा जी, आप नाराज हो जाती हैं कि हमें कम मौका मिलता है, तो पहले प्रतिष्ठा जी बोलेंगे, विनय जोशी जी के पास। हमने पहले भी कहा था, आपने मेरे को उस टाइम भी रोका था कि आप इवेंट शब्द का इस्तेमाल ना करें। हम उस टाइम ही कहा था कि ये बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर तथ्य होते तो उस पर कार्रवाई अब तक बीजेपी करके दिखा देती 100 दिन के अंदर। प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि पकड़ के लेके आऊंगा भ्रष्टाचारियों को, लेकिन केवल और केवल दिखाने की माहौल क्रिएट करने का बीजेपी के अंदर अच्छा खेल इन लोगों ने एक मैनेजमेंट कर रखा है इसके अंदर कि सिर्फ शो करिए, जब चुनाव आए तो कोई ना कोई जिस चीज का, अब कल रामनवमी है, उसको भी अगर ये शांति से कुछ हो जाए उस पर भी कहीं ना कहीं जरूर दंगा कराएंगे। आप देख लेना पूरे देश के अंदर, क्योंकि धार्मिक उन्माद का बेनिफिट किसको मिलता है ये देश के अंदर सब समझते हैं। तो ये केवल इवेंट मैनेजमेंट था, लाल डायरी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था, और वो चीज सत्य है। और वो उनकी तस्वीर तो तभी शायद दूसरे या तीसरे दिन ही आ गई थी घनश्याम तिवारी जी के पास बैठे हुए कि जिन्होंने लाल डायरी दिखाई थी। तो ये जनता भी समझ रही है कि क्या लाल डायरी है, क्या है, ये सब बीजेपी की बी टीम है जो इस तरह का माहौल क्रिएट करती रहती है। और बीजेपी वैसे भी केवल माहौल बनाना चाहती है अफरा तफरी का, अन्यथा सब कुछ स्टेबल है और सब कुछ बहुत ही मैनेज तरीके से हो रहा है, और निश्चित रूप से एक अच्छा सुखद परिणाम इस देश के लिए है। बीजेपी की तो बी टीम है, बीजेपी को नहीं बना पाई, देखिएगा प्रतिष्ठा जी, आप कह रहे थे लाल डायरी नहीं गांधी डायरी है। मैंने तो राजेंद्र गुड़ा को पूछा था वो लाल डायरी है क्या गांधी डायरी है, तो टाल गए। डायरी तो है, और उसमें अशोक गहलोत और उसके पुत्र के तो आए थे पन्ने, और वो पन्ने वहां तक पहुंचेंगे क्या जालोर सिरोही तक? वो कह रहा था जाऊंगा राजेंद्र गुड़ा, तो डायरी तो है, डायरी नहीं है ये मत कहो। लाल डायरी तो नहीं है, गांधी डायरी है जो कवर लाल होगा के अंदर कुछ लिखा होता आगे ने हम वापस विषय पर आते हैं। आपने 6 पन्ने पढ़े नहीं, इसका मतलब 6 पन्ने पढ़े नहीं, आपको भिजवा दूंगा, आप कहोगे तो मैं भिजवा दूंगा पन्ने, वो डायरी के पन्ने में आपको भिजवा दूंगा। लाल डायरी, अरे मैं तो कह रहा हूँ डायरी के पन्ने भिजवा दूंगा आप। अरे डायरी तो है, गांधी डायरी है। बहुत शुक्रिया। हम समय से आगे जा रहे हैं। मैं एक सवाल और लेना चाह रही थी, वो सवाल ये था कि युवा एक तरह से कांग्रेस की कैंडिडेट की पहली पारी है, और राव राजेंद्र सिंह की अगर बात करें तो शायद इसे आखिरी पारी कहा जाना चाहिए। वैसे तो राजनीति में कुछ भी, जब तक राजनीति में व्यक्ति रहता है तब तक राजनीति में सपने और ऊंचाई पर जाने की बातें रहती है, लेकिन फिर भी एक उम्र के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे में युवा और अनुभव या एज फैक्टर, विनय जोशी जी बहुत संक्षेप में, एज फैक्टर कहीं कोई मतदाता पर प्रभाव डालेगा? अगर अपन देखें 18 से 38 साल की जो मतदाता है तो ज्यादातर तो झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो सबसे ज्यादा वोटिंग वही डालते हैं। जितना भी मतदान होता है तो 80% की मतदान 18 से 38 साल के बच्चों का, युवाओं का होता है। तो अगर उनका झुकाव भाजपा की तरफ है। अगर ऐसा है तो फिर कैंडिडेट कौन है इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर विनय जोशी नहीं पड़ता है। लेकिन ये देखना होगा युवा
किस तरफ जाता है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में युवा कैंडिडेट के साथ कितने लोग जाते हैं और अनुभव के साथ राव राजेंद्र सिंह को कितनी इस चुनाव में चुनौती दे पाते हैं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अपने अपने हिसाब से इस चुनाव को लड़ रही है। किसको सफलता मिलती है ये चुनाव के परिणामों में, जैसा कि प्रतिष्ठा जी कह रही है, समझ में आएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हम हर दिन आपको राजस्थान की लोकसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।